Now come to a topic, आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। आज मैं आपको आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन कराऊंगा और इसके बाद आपने किसी भी ड्रामा, किसी भी नावल की आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन लिखनी हो तो आपने इसी टेक्निक के तहत इस सवाल को सॉल्व करना है। मैं आपको इस अंदाज में ये आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसका आंसर इस तरह से मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ फॉर एवर के लिए। जब भी आपको किसी नावल या किसी ड्रामा की आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन पर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल करना है। कोई मुश्किल नहीं है, सेल्फ आपने क्रिएट करना होती है थोड़ी सी चीज़ें और कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। आप नावल को या ड्रामा को काफ़ी हद तक एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि करैक्टर्स आपके सामने कैसे आए हैं, करैक्टर्स के मसाइल क्या हैं और ड्रामा के अंदर सेंट्रल कन्फ्लिक्ट क्या है, उस कन्फ्लिक्ट को डिफरेंट करैक्टर्स किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा पहले से होता है इन सारी चीज़ों का। तो देन हमें करना क्या है, हमें बताना है कि करैक्टर्स हमारे सामने कैसे आए, ब्रिक बाय ब्रिक आए, ऐसा ऐसा ग्रेजुअल आए या एकदम से सामने आए। करैक्टर का स्टेटस बताना है आपने, करैक्टर की साइकी बतानी है। सेम लाइक इसी तरह हम नियर अबाउट पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। इस क्वेश्चन के हमारे पास पॉइंट हैं 15 पॉइंट्स हैं। 15 पॉइंट्स का मतलब होता है कि आप एग्जाम में बैठे 15 पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय मिलर इन हिज प्ले द क्रूसिबल, पंजाब यूनिवर्सिटी 2012। और मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ कर आ गए कि ये आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन पता नहीं क्या बला होती है। आइए हम देखते हैं कि किस तरह बताते हैं कि एक राइटर की करैक्टर को क्रिएट करने की टेक्निक कैसी है। टेक्निक का मतलब गुर, उसका तरीकाकार कैसा है करैक्टर को क्रिएट करने का, हमारे सामने लाने का। आइए रजिस्टर निकाल लें। पॉइंट नंबर 1, करैक्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड ब्रिक बाय ब्रिक। आप फर्स्ट पॉइंट पर लिखते हैं कि मेरे सामने कुछ करैक्टर ब्रिक बाय ब्रिक सामने आए हैं। जिस तरह एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखते जाते हैं और आखिर एक मकान तैयार हो जाता है, एक महल तैयार हो जाता है, एक मीनार तैयार हो जाता है। इसी तरह राइटर की टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऐसी है, मेरे सामने कुछ करैक्टर्स, वो हीरो हो सकता है, वो हीरोइन हो सकती है, वो विलन हो सकता है, वो कोई एक कॉमन मैन हो सकता है। मेरे सामने ये करैक्टर्स ब्रिक बाय ब्रिक ग्रेजुअली ये करैक्टर्स जवान हुए हैं, मैच्योर हुए हैं। आपने इसकी एग्जांपल्स पुट करनी है। जैसा कि आप कहते हैं कि जॉन प्रॉक्टर इस ड्रामा के अंदर ब्रिक बाय ब्रिक एक पूरा राइप पर्सन बना है। सबसे पहले उसका एक सीक्रेट था, देन उसने उस सीक्रेट को छुपाए रखा और लेकिन अपने आप को गिल्ट फील कर रहा है। आपको थोड़ा सा ये पता चल गया, आप करैक्टर ये सोच रहा है, फिर करैक्टर की और क्वालिटीज़ सामने आई, फिर करैक्टर्स की और क्वालिटीज़ सामने आई, फिर करैक्टर्स की और हैंडलिंग और मैनेजमेंट सामने आई और करैक्टर आपके सामने एक मीनार की तरह खड़ा हो गया है ब्रिक बाय ब्रिक। इसी तरह कोई भी ड्रामा या नावल है, उसके करैक्टर्स को आप इस पॉइंट के तहत बता सकते हैं। एंड यू विल से दैट दैट इज द टेक्निक ऑफ द क्रिएटर, दैट इज द टेक्निक ऑफ द राइटर, कि उसने ब्रिक बाय ब्रिक करैक्टर हमारे सामने ग्रेजुअली जवान किया है। सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे, देखिए सेंसिटिविटी, करैक्टर की अपनी सेंसिटिविटी, करैक्टर का अपना स्टेटस, करैक्टर की रेपुटेशन, करैक्टर का नेम, उसका रिलीजन, उसकी सोसाइटी की ट्रेडिशंस, उसकी सोसाइटी का सोशल सेटअप एंड द इरा, कि वो 15th सेंचुरी का है, बिफोर क्राइस्ट का है या वो मॉडर्न टाइम का आदमी है। डिटरमाइन द करैक्टर्स,
ये सारी चीज़ें करैक्टर को डिटरमाइन करती हैं। आप बताएंगे कि राइटर ने इस ड्रामा के अंदर जॉन प्रॉक्टर को बताया है, हमारे सामने लाया जॉन प्रॉक्टर, और जॉन प्रॉक्टर को मैंने समझा एज अ रीडर कैसे उसकी सेंसिटिविटी से, उसके स्टेटस से, उसकी रेपुटेशन से, उसके नेम से, उसके रिलीजन से, उसकी ट्रेडिशन से, उसकी सोसाइटी से और उसके इरा से। और ये क्रिटिक, इस राइटर का कमाल था कि उसने मुझे ये सेंसिटिविटी से मुतारिफ कराया, करैक्टर के स्टेटस से मुतारिफ कराया, करैक्टर की रेपुटेशन से मुतारिफ कराया, करैक्टर के नेम, रिलीजन, ट्रेडिशन, सोसाइटी और उसके इरा से 1692 से इंट्रोड्यूस कराया। अब ये आपने एग्जाम्पल्स दे देनी है, पुट एग्जाम्पल्स। आप जॉन प्रॉक्टर की एग्जाम्पल दें, आप रबीका नर्स की एग्जांपल दें, आप थॉटनैम जो के विलन है उसकी एग्जांपल दें, आप गाइल्स कोरे की एग्जांपल दें, आप ठेठुबा की एग्जांपल दें, आप एबिगेल की एग्जांपल दें कि उसकी सेंसिटिविटी क्या थी, उस एबिगेल का स्टेटस क्या था, उसकी रेपुटेशन क्या थी। आप जब ये बातें करेंगे, आप सेंसिटिविटी के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ क्रिएट कर दें, आप स्टेटस के ऊपर पूरा पैराग्राफ क्रिएट कर दें और 4-5 कैरेक्टर से रिलेट 4-5-6 सेंटेंस लिख दें। यहीं एक लाइन आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की आपका पूरा सवाल भर देगी। Point 3. The original psyche of characters is revealed in fear. करैक्टर की ओरिजिनल psyche हमारे सामने आती है जब करैक्टर किसी खौफ में होता है, जब करैक्टर किसी प्रेशर में होता है, या जब करैक्टर किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। पुट एग्जांपल्स। अब आप ये कह रहे हैं कि राइटर ने करैक्टर को हमारे सामने, करैक्टर की असल सोच को हमारे सामने, असल साइकी को हमारे सामने लेकर आया। राइटर करैक्टर की असल साइकी हमारे सामने लेकर आया कैसे? जब राइटर ने उस करैक्टर को किसी फेयर में इन्वॉल्व किया, किसी प्रेशर के नीचे दिया या किसी क्रिटिकल सिचुएशन में डाला, तो करैक्टर की मुझे सामने साइकी आ गई। सपोज शी इज़ अ विलन एबिगेल, जब वो फेयर में थी तो उसने उस हिस्टीरिया में क्या किया? ठेठुबा पर इल्ज़ाम लगाया, दूसरे शख्स पर इल्ज़ाम लगा लिया। जब उसको फेयर था अपने स्पॉल होने का, सेल्फ डिफेंस में उसने क्या किया? हमें पता चल गया ये एक विलनेस वेमन है, विलन है। और जब फेयर में होती है, टिमिड नहीं होती, श्रिंक नहीं होती, रोती नहीं है, बल्कि दूसरों पर इल्ज़ाम दे देती है। शी इज़ अ बैड कैरेक्टर, बैड साइकी इज़ ओवर देयर। जब प्रेशर में है तो उस वक्त वो क्या कर रही है? जब सिचुएशंस क्रिटिकल हो जाती हैं तो उसमें वो क्या करती है? जिस तरह के वो एक्शन लेती है, उसकी साइकी वैसे हमारे सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह आ जाती है। सो ओरिजिनल साइकी कैरेक्टर्स की हमारे सामने राइटर पेश करता है। कैसे पेश करता है? उसकी टेक्निक क्या है कि साइकी बताने की कैरेक्टर, वो उस करैक्टर के ऊपर फेयर, प्रेशर और सिचुएशंस लाद देता है और करैक्टर की साइकी सामने आ जाती है। हमें डिटरमाइन हो जाता है ये करैक्टर विलन है, ये करैक्टर गुड है, ये करैक्टर इन मिडवे है, ये करैक्टर टिमिड है, ये करैक्टर वीपी है, ये करैक्टर सॉलिड है, ये करैक्टर मॉरलिस्ट है। सामने आ जाएंगे, करैक्टर की साइकी सामने आ जाएगी। तो ये टेक्निक है राइटर की कि उसने साइकी को रिप्रेजेंट करवाया कैसे? फेयर से, प्रेशर से और सिचुएशन से। एग्जाम्पल आगे पुट करें तो ये पॉइंट आपका पूरा एक हैप्पी हेल्दी मोटा सा पैराग्राफ बन जाएगा। पॉइंट 4, बताइए, राइटर ने आपके सामने कैरेक्टर्स पेश किए हैं, आप बताएं कि राइटर की टेक्निक देखें। राइटर ने हमें जो कैरेक्टर दिए हैं वो कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चरल क्लास से हैं, इंडस्ट्रियल क्लास से हैं, रिलीजियस क्लास से हैं, किस क्लास के कैरेक्टर हैं?
लोअर क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं या अपर क्लास में से हैं, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस के करेक्टर गेट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फ्रॉम इश्यूज एंड ऑथर। राइटर से मुख्तलिफ करेक्टर्स मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट लेंगे और जो इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो भी डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को डिफरेंट तरीके से इश्यूज भी ट्रीट करेंगे। सपोज अगर एक मजहबी कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया है तो उसका असर शायद फार्मर पर ना पड़े, उसका असर शायद एग्रीकल्चर क्लास पर ना पड़े, उसका असर शायद इंडस्ट्रियल क्लास पर ना पड़े, उसका असर मे बी अपर क्लास पर पड़े, मे बी लोअर क्लास पर पड़े, मे बी सब पर ना पड़े, किसी एक क्लास पर पड़ जाए क्योंकि उससे रिलेटेड हो। तो इश्यूज जो होते हैं वो भी मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करते हैं। अब आप देखें इसी ड्रामा के अंदर इश्यू था विच क्राफ्ट का, तो सबसे पहले बुरी ट्रीटमेंट किसको मिली? सबसे पहले शिकार कौन हुआ? टैटूबा सबसे लोअर क्लास शिकार हुआ है। आर्थर ने लोअर क्लास को ट्रीटमेंट वैसी दी है, इश्यू ने भी लोअर क्लास को ट्रीटमेंट वैसे दी है। और इसी विच क्राफ्ट के असर में फार्मर कैसे थे, इंडस्ट्रियल क्लास क्या सोच रही थी, रिलीजियस क्लास क्या सोच रही थी, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट व्यूज़ और डिफरेंट तासुरात ले रहे थे इन इश्यूज से, और आथर भी इन सब को अपनी अपनी क्लासेस में रख कर डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट देता है। तो दैट इज अ टेक्निक। अगर ये बात मेरी समझ नहीं आ रही तो आपने सिंपल ये बताना है, भाई इस ड्रामा के अंदर राइटर ने मुख्तलिफ क्लासेस के लोग लिए हैं। उसने एग्रीकल्चर क्लास से भी एक जॉन प्रॉक्टर लिया है, उसने रिलीजियस क्लास से वो रेवरेंड फेरिस लिया है, मिडिल क्लास से लोअर क्लास से टैटूबा ली है, अपर क्लास से उसने फटनम लिया है। तो इसको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दिए हैं। ये उसकी टेक्निक है कि डिफरेंट क्लासेस के लोगों को डिफरेंट ट्रीटमेंट देता है। फिफ्थ पॉइंट, मॉरल कन्फ्लिक्ट शेप्स द कैरेक्टर्स। ड्रामे का जो सेंट्रल मॉरल कन्फ्लिक्ट होता है, मॉरल कन्फ्लिक्ट उस झगड़े को कहते हैं जहाँ पर इखलाकी तौर पर दो लोग आमने सामने होते हैं। इखलाकी तौर पर सोसाइटी और इंडिविजुअल आमने सामने जाती है। इखलाकी तौर पर दो ग्रुप आमने सामने हो जाते हैं और वो दोनों ही इखलाकी तौर पर ठीक बात कह रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक ज़्यादा ठीक होता है। रिलीजियस क्लास के लोग कह रहे हैं कि एक आदमी को सोल प्रेयर्स नहीं करनी बल्कि चर्च में आकर प्रेयर करेगा ताकि वो हमारी आंखों के सामने रहे, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि वो कितना रिलीजियस है, ताकि अगर उसके अंदर कोई कमी कोताही हमें नज़र आए तो हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकें, सोसाइटी में कोई झगड़ा, कोई मसला, कोई भी रॉन्ग डूइंग ना हो। एक मॉरल ये है। लेकिन इसके अपोजिट मॉरल दूसरा ये है कि मुझे चर्च के अंदर आपके सरमन पसंद नहीं हैं, आप हेलिश बातें करते हैं, वो मेरा दिल दुखाती हैं, मेरे जहन को अजियत देती हैं। मैं सोल प्रेयर करता हूँ तो रूहानी तौर पर रिच हो जाता हूँ। ये एक और सोच है, दैट इज़ आल्सो मॉरलिस्टिक। सो देयर इज़ अ मॉरल कन्फ्लिक्ट। ये मॉरल कन्फ्लिक्ट जब सामने आता है तो करैक्टर्स उस वक्त शेप हासिल करते हैं, अपने खदोखाल हासिल करते हैं, क्योंकि ये सेंटर में होता है मॉरल कन्फ्लिक्ट। ये पूरे ड्रामा का सेंटर होता है। इसके ऊपर ही ग्रुप्स आपस में क्लैश करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। तो इस तरह से बाकी मांदा जितने भी करैक्टर्स होते हैं उनके व्यूज़ से, उनके एक्शन से, उनके रिस्पॉन्सेस से सेंट्रल कन्फ्लिक्ट को जिस तरह का रिस्पांस देते हैं वैसे ही करैक्टर शेप होते जाते हैं, उनकी शक्लें वाज़ेह होती जाती हैं। तो आप कहेंगे आर्थर मिलर ने मॉरल कन्फ्लिक्ट सेंटर में रखकर अपने करैक्टर्स को शेप दी है। डिफरेंट करैक्टर्स डिफरेंट किस्म के रिस्पांस देते हैं। रेबिका नर्स का रिस्पांस और है, वो कहती है विच क्राफ्ट इज नथिंग।
तो करेक्टर शेप हो गया, पायस है, स्पिरिचुअल है और मामलात को हैंडल करने वाला करेक्टर है। फटनम कहता है कि विच क्राफ्ट है, ये विच क्राफ्ट ही है, मेरे बच्चे भी मरे हैं और वो लोगों की जायदाद हथिया रहा है, उस कन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठा रहा है। तो उसी कन्फ्लिक्ट से एक करेक्टर विलन बन गया, उसी कन्फ्लिक्ट से एक करेक्टर पायस नेक शेप्ड हो गया। तो मॉरल कन्फ्लिक्ट वो शेप करता है करेक्टर्स को। ये हर नावल में होता है और तकरीबन हर एक ड्रामा में ये मॉरल कन्फ्लिक्ट मौजूद होता है और इससे करेक्टर शेप पाते हैं। तो आपने एग्जाम्पल साथ दे देनी है इसके, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है। प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज एंड डेथ्स शेप द करेक्टर्स विल्स। प्रॉब्लम जो आते हैं, डिफिकल्टीज जो आती हैं या जो मौत फोत होती है, उससे करेक्टर्स की विल जो है वो डेवलप होती है, वो शेप पाती है कि करेक्टर्स चाहते क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या है, उनकी सोच क्या है। वो डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स को सामने रखकर या उस डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स को फेस करके अपनी विल बताते हैं। तो आप कह सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह से इस ड्रामा क्रूसिबल के अंदर लोगों की विल सामने आई है। एबिगेल की विल क्या है? प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़, डेथ्स को फेस करने के बाद कि वो एस्केप हो जाए, निकल जाए, वो निकल जाती है, ये उसकी विल थी। उसकी विल थी कि वो इस हंगामे के अंदर रिवेंज ले ले। सो यू हैव टू पुट द एग्जांपल्स। 7 नंबर, डिटेल द रिस्पॉन्सेज ऑफ कैरेक्टर्स टू ईच अदर। आपने डिटेल करना है कि कैरेक्टर्स के एक दूसरे के बारे में क्या रिस्पॉन्स हैं। जब एक कैरेक्टर दूसरे के बारे में कोई रिस्पॉन्स देता है तो वो दूसरा कैरेक्टर हमेशा हमारे सामने वेल शेप्ड हो जाता है। सपोज गाइल्स कोरे ने रिस्पॉन्स दिया फोर्टनैम के बारे में कि ही इज़ अ रॉन्ग पर्सन, ही इज़ ग्रैबिंग मनी, ही इज़ ग्रैबिंग द लैंड ऑफ द पीपल। तो इस गाइल्स कोरे से जो रिफ्लेक्शन आया है किसका? फोर्टनम का। हमने पहचाना कि फोर्टनम इज़ अ विलन। तो कैरेक्टर्स के आपस के अंदर जो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सेज होते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये टेक्निक है। बाज़ औक़ात राइटर कैरेक्टर के मुंह से कुछ नहीं कहलवाते, बल्कि एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसकी शक्ल खद्दोखाल वाज़े करने के लिए दूसरे कैरेक्टर्स के रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह कैरेक्टर के रिस्पॉन्सेज क्या हैं टू द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट। सेंट्रल कन्फ्लिक्ट के बारे में जो सेंट्रल कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में कैरेक्टर्स क्या रिस्पांस देते हैं, जो रिस्पांस दे रहे हैं, और फिर उसी के ज़ेरे साया वो जो एक दूसरे को रिस्पांस दे रहे हैं। विच क्राफ्ट इज रॉन्ग, विच क्राफ्ट इज राइट, विच क्राफ्ट ट्रेल इज रॉन्ग, विच क्राफ्ट ट्रेल इज राइट। विच क्राफ्ट ट्रेल राइट और रॉन्ग कहने वाले एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं। सो इन चीज़ों से कैरेक्टर डेवलप होते हैं और कैरेक्टर की साइकी सामने आती है, कैरेक्टर के एक्शन फिर टेक प्लेस होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। 8 आपने इसकी एग्जांपल्स पुट कर देनी है। 8 टफ ट्रेल्स मेक्स द कैरेक्टर्स मैच्योर। जब कोई कैरेक्टर टफ ट्रेल में से गुजरता है तो वो मैच्योर हो जाता है। मैं हंसते हुए कहूँगा, एबिगेल टफ ट्रेल में से गुजरी है तो वो मैच्योर हो गई, और मैच्योर जब हुई उसे पता चल गया कि यहाँ मैं फंस ही जाऊँगी और मेरा यागो वाला हाल ना हो, बल्कि वो भाग जाती है, वो मैच्योर हो गई है। जॉन प्रॉक्टर वो मैच्योर हुआ है टफ ट्रेल से गुजरने के बाद। एट द एंड वो डिसाइड करता है कि ही विल स्टैंड विद ट्रूथ, और वो फांसी लग जाता है। ये एग्जाम्पल सी टफ ट्रेल्स हमेशा कैरेक्टर्स को मैच्योर करती है।
Adam is the best example. Adam beat. 9. राइटर कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए, कैरेक्टर को वाज़े करने के लिए, कैरेक्टर के बारे में डिटेल करने के लिए वो सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, मेटाफर्स का इस्तेमाल करता है, आयरनी, स्टायर, विट, सलिलोकी, खुद कलामी, मोनोलॉग, तन्हाई में खुद से बातें करना, मोनोलॉग, ह्यूमर, सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया जाता है, सीन्स, पहाड़ी इलाके हैं, रेतले इलाके हैं, सरखेज इलाके हैं, डायलॉग्स का इस्तेमाल करता है राइटर कि राइटर कैरेक्टर खुद क्या बोलता है, कैरेक्टर के बारे में दूसरे लोग क्या डायलॉग करते हैं, और यूज टू मेक द कैरेक्टर सॉलिड, कैरेक्टर को मजबूत सॉलिड करने के लिए, बिल्कुल ऐसे मजबूत हमारे सामने आ जाए पूरे रंगों के साथ, पूरे तरीके के साथ, पूरे वजूद के साथ, उसके लिए राइटर ये टेक्निक इस्तेमाल करता है। ये सारी डिवाइसेस हैं, सैम्बल्स, मेटाफर्स, आयरनी, स्टायर, विट, सलिलोकी, मोनोलॉग्स, ह्यूमर, सॉन्ग्स, सीन्स एंड डायलॉग्स, ये सारे डिवाइसेस हैं जो कि राइटर इस्तेमाल करता है अपने कैरेक्टर को सॉलिड करने के लिए। पुट एग्जांपल्स, आप एग्जांपल दें। अगर आपको लगा है पता कि किसी कैरेक्टर ने सलिलोकी की है तो आप बताएं, किसी कैरेक्टर ने ह्यूमर किया है बताएं, किसी कैरेक्टर ने कोई सिंगिंग की है बताएं, किसी कैरेक्टर के पीछे बैकग्राउंड में कोई सीन दिया गया है वो बताएं, कहीं पर स्टार आयरनी हुई है या मेटाफर बनाया गया है तो आप बताएं, एग्जाम्पल दें। अगर आपके पास एग्जाम्पल नहीं आ रही तो फिर आप एक सेंटेंस बनाएं। आर्थर मिलर हैज यूज्ड अ लॉट ऑफ सिंबल्स to shape his character, to make his character solid. Same like he used metaphors to make the character solid. Same like ऐसे आयरनी के ऊपर एक सेंटेंस, एक स्टार के ऊपर बस एक सेंटेंस बनाते जाएं। जहां पर किसी की कोई एग्जांपल याद आ जाए तो दे दें उसको। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, Now, writer highlights the virtues and vices of characters. राइटर हाईलाइट करता है कैरेक्टर की वर्च्यूज़ को, उसकी अच्छाइयों को और उसकी बुराइयों को। एंड डिमांड्स अ ट्रू डिसीजन फ्रॉम ऑडियंस, और वो ऑडियंस से कहता है, रीडर से कहता है कि वो अपने ट्रू डिसीजन दें कि ये जो वर्च्यूज़ हैं क्या तमाम लोगों में ये होनी चाहिए। यस, क्या जो वाइसेस हैं ये तमाम लोगों में होनी चाहिए। नो। अच्छा बताएं, ये वाइसेस अगर इंसान से कमिट हो जाएं, इंसान ये मिस्टेक कर बैठे, तो क्या वहाँ पर टॉलरेंस होनी चाहिए या ट्रेजेडीज होनी चाहिए। यस, टॉलरेंस होनी चाहिए। दैट वुड बी द डिसीजन फ्रॉम ऑडियंस। या टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, दैट वुड बी द डिसीजन। तो ये डिसीजन डिमांड करता है, तो ये टेक्निक है कि वो अपने कैरेक्टर्स को वॉइसेस और वर्च्यूज से डिस्कस करता है या शेप करता है।
11. टेक्निक ऑफ राइटर. राइटर की टेक्निक क्या है? राइटर की टेक्निक ऑफ राइटर कि राइटर अपने करैक्टर को हमारे सामने कैसे लाता है. हाउ ही इंट्रोड्यूस यू द करैक्टर्स. कैसे उसने करैक्टर को इंट्रोड्यूस कराया. बाय डिस्क्राइबिंग देम. करैक्टर्स को उसने बाकायदा डिस्क्राइब कर दिया है. बाय देयर डिटेल ऑफ वाइसेस एंड वर्च्यूज. या करैक्टर की डिटेल दे दी है कि इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और ये इसके अंदर फ्लॉज हैं. बाय पेंटिंग देम लाइक पेंटर. या उसने उसके पूरे खदो खाल, चेहरा मोहरा, कपड़े सब कुछ उसने पेंट कर दिया है. या बाय रिस्पॉन्सेस ऑफ अदर करैक्टर्स. या उसने अपना करैक्टर इंट्रोड्यूस कराया है दूसरे लोगों के ख्यालात से, दूसरे लोगों के रिस्पॉन्स से. मुझे अगर आपने दो तरीके हैं, या तो कोई शख्स डिस्क्राइब कर दे वो इतने बजे उठता है, ये कहता है, ये पढ़ता है, ये सोचता है और ये लिखता है और ये बताता है, डिस्क्राइब कर दे मुझे. या कोई बता दे कि जी एम के भुट्टा साहब के पास के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और ये उनकी वाइसेस भी हैं, वो शादी नहीं करते. या पूरा का पूरे पेंट कर दे मुझे कि ऐसा घर है जी, ऐसे कपड़े पहनते हैं, सर उसका ऐसा होगा, नाक उसका ऐसा होगा, आंखें उसकी ऐसी, कद उसका इतना है और वो ये उसका स्टेटस है, ये उसका प्रोफेशन है. ये सारी चीज़ें मेरी बता दे, डिटेल कर दे, पूरी की पूरी पेंट कर दे सारा का सारा. या बाय रिस्पॉन्स ऑफ अदर करैक्टर्स. या किस शख्स को मैं पता चलूँ, एक शख्स मेरे बारे में अच्छा कहे, एक शख्स मेरे बारे में सेमी अच्छा कहे, एक शख्स मेरे बारे में बहुत बुरा कहे, एक शख्स मेरे बारे में बहुत अच्छा कह दे, तो वो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस से मुझे अंडरस्टैंड कर ले. तो करैक्टर को डिस्क्राइब करने के ये तीन तरीके. या बाय रेफरेंस ऑफ मिथिकल और हिस्टोरिकल करैक्टर. बाज़ का करैक्टर का नाम ऐसा होता है जो मिथिकल होता है या हिस्टोरिकल होता है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि राइटर ने इसका नाम, ये मिथिकल जो नाम दिया है इसको, तो क्या मतलब हो सकता है राइटर का. या हिस्टोरिकल उसे कोई नाम दे दिया है तो हम थोड़ा सा वो रेफरेंस ले लेते हैं. अच्छा, हिस्टोरिकल अगर इसका नाम ये है तो इसका मतलब है इसके अंदर इस तरह की कोई क्वालिटीज़ होंगी, या इस तरह की क्वालिटीज़ को ये डिनाई करेगा, या इस तरह की क्वालिटीज़ इसके अंदर पॉसिबल हो सकती हैं. एक तरीका हिस्टोरिकल या मिथिकल नाम से या वैसे रेफरेंस से डिस्क्राइब करने का है करैक्टर को. एक और तरीका है जो कि मॉडर्न राइटर्स ने अडॉप्ट किया है ज़्यादा, वो नेचुरली ही थ्रोज देम इन द स्टोरी. कि वो स्टोरी के अंदर नेचुरली उसे डाल देते हैं करैक्टर को, एंड लेट देम शेप्ड बाय ओन. और करैक्टर को खुद ब खुद ही शेप होने देते हैं. बस स्टोरी लिखे जाते हैं, करैक्टर जिस तरफ जा रहा हो तो उसे जाने देते हैं. ये राइटर के टेक्निक है कि वो किस तरह स्टोरी में डालता है और करैक्टर खुद ब खुद किस तरह अपने आप को शेप पाता है. जैसा कि आपने एडम बीड में देखा कि वो करैक्टर उसने आर्थर डोनीथॉर्न डाल दिया है कि वो खुद ही शेप्ड हुआ है. पहले उसने बुराई की, बुरा था, तो फिर बाद में वो अच्छा भी हो गया, उसे पेनांस देने की कोशिश की. तो राइटर ने उसे ना टोटल विलन बनाया है, ना टोटल उसे हीरो बनाया है, जस्ट ही इज़ अ सेमी फिगर. तो उसने बाय ओन उसने शेप पाई है, सेम लाइक. तो एक ये, अब आपने एग्जाम्पल पुट करनी है कि ये जो करैक्टर्स आपके पास पहुँचे हैं ये किस तरह से पेश किए गए हैं. अब क्योंकि आपने नावल नहीं पढ़ा होता, आपको अंदाज़ा नहीं होता. अच्छी बात यह है कि आप ये ड्रामा पढ़ें या आप इस ड्रामा की टेक्स्ट पढ़ें. टेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि राइटर ने किस तरह से इसको शेप दी है, किस तरह से अपने करैक्टर इंट्रोड्यूस कराए हैं, कैसे वो किस टेक्निक से हमारे सामने लाया है. अगर भाई आपके पास ड्रामा पढ़ने का टाइम नहीं है, देन
बस आप एक एज्यूम कर लें, अंदाज़ा लगा लें और उसके मुताबिक आप करैक्टर को सामने ले आएँ। आप बता दें कि मेरे मुताबिक करैक्टर इस तरह से सामने आए हैं, या आप 2-3 टेक्निक चुन लें। भाई राइटर ने एक तो करैक्टर को पेंट भी किया है और फिर मैंने करैक्टर को जाना दूसरे करैक्टर्स के रिस्पॉन्सेस से, तो राइटर ने ये 2 टेक्निक्स लगा दी हैं, तो आपकी ये एप्लीकेबल होंगी, ये भी एक्सेप्टेबल होंगी। 3 टेक्निक, 4 टेक्निक्स, सारी टेक्निक्स भी आप लगा सकते हैं। भाई कुछ करैक्टर्स जो हैं उनको राइटर ने डिस्क्राइब किया है, सम करैक्टर्स आर ओवर देयर जिनको राइटर ने बाकायदा डिटेल दी है वाइसेस एंड वर्च्यूज़ की। कुछ करैक्टर ऐसे हैं जो हिस्टोरिकल रेफरेंस रखते हैं। मीन के इस तरह आप इस पैराग्राफ को फिर प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अंदाज़ा होता है कि करैक्टर किस तरह डिस्क्राइब हुए हैं। फर्स्ट नाम करैक्टर दूसरे लोगों के रिस्पॉन्सेस से डिस्क्राइब किया गया, दूसरे लोगों के रिस्पॉन्सेस से शेप्ड हुआ है। गाइल्स कोरे अपने डायलॉग से, अपना खुद मोनोलॉग से, अपनी बातें खुद अपने बारे में डिटेल देकर अपने बिहेवियर से डिटरमाइन हुआ है। जॉन प्रॉक्टर, वो एक तो हिस्टोरिकल उसका रेफरेंस है, नाम उसका जॉन प्रॉक्टर जो कि ओरिजिनल फिगर था। एट द सेम टाइम उसने अपनी वाइसेस और वर्च्यूज से वो डिटेल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ राइटर डिस्क्राइब आर डिटेल आर पेंट्स हिज कैरेक्टर्स विद देयर कलर। किस तरह राइटर अपने कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करने का तरीकाकार क्या है, या डिटेल करने का तरीकाकार क्या है, या पेंट करने का तरीकाकार क्या है। वो कलर इस्तेमाल करता है कि करैक्टर किस तरह के कपड़े पहनता है, क्या वो शोख, क्या वो स्मार्ट, क्या वो सोबर कपड़े पहनता है, क्या वो फिल्थी रहता है। उसके रंगों से उसे बताता है, उसका कंप्लेक्शन कैसा है, उसका रंग कैसा है। क्लास से, कि वो एग्रीकल्चर क्लास से है, वो इंडस्ट्रियल क्लास से है, वो लोअर मिडल या अपर क्लास से है। इस तरह से करैक्टर डिस्क्राइब करता है अपने करैक्टर को। ड्रेसेस से डिस्क्राइब करता है, उसके प्रोफेशन से डिस्क्राइब करता है। देयर एरिया बताता है कि वो एरिया हिली एरिया है, वो एरिया फर्टाइल एरिया है, दैट इज़ अ वैली, दैट इज़ अ फ्लैट लैंड, दैट इज़ ऑन द शोर, दैट इज़ समवेयर। जहाँ कहीं भी वो एरिया है उससे भी करैक्टर डिटरमाइन होते हैं, पता चलते हैं। रोमांटिक लैंड से है या स्वेल्टरिंग लैंड से है। जलते हुए सहरा का करैक्टर और होगा, उसका मिजाज और होगा। बुलंद बाला पहाड़ियों का पत्थर दिल सख्त आदमी होगा, सख्त करैक्टर होगा। फूलों से लदी पदी वादियों का करैक्टर जो होगा खुशहाल होगा, हैप्पी हेल्थी होगा। रिलेशन विद अदर्स और करैक्टर डिस्क्राइब करता है राइटर, या पेंट करता है, डिटेल करता है दूसरे लोगों से उसका रिलेशन क्या है। वो किसी का बेटा है, किसी का बाप है, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिश्ते में लगता क्या है किसी का, कितने लोग उसकी सुपरविजन कर रहे हैं, कितने लोग उसके नीचे हैं। उस करैक्टर की एज से डिटेल करता है। राइटर हमें बताता है कि उसकी एज 17 ईयर्स है, उसकी एज 10 ईयर्स है, तो उससे हमारे जहन में करैक्टर वाज़े होता है। रेज के साथ उसका गुस्सा कैसा है, लव कैसा है उसकी नेचर कैसी है, उसकी ऑनेस्टी कैसी है, उसकी एनर्जी कैसी है, उसका टेम्परामेंट कैसा है। तो आप जिस करैक्टर के बारे में ज़्यादा जानते हैं उसकी एग्जांपल आप पुट करेंगे। भाई इस करैक्टर के रंग का पता है, इस करैक्टर के, जैसे कि एबीगेल की आप एग्जांपल दें कि शी इज़ वाइट, एक्स्ट्रा वाइट, शी इज़ शॉर्ट इन हर टेम्पर, शी वॉज एनर्जेटिक, लस्टी, एंड शी हैज़ अ लव, शी हैज़ आल्सो रेज। और वो सर के ऊपर एक कैप रखती है, ऐसे फ्लैट सा कैप रखती है। और बाय प्रोफेशन वो एक सर्वेंट थी पहले, अब बाय प्रोफेशन वो एक यूज़र है। ओके, तो क्लास कौन सी है, रिलीजियस क्लास से ताल्लुक़ रखती है एबीगेल। यू हैव टू पुट 2 or 3 or 4 एग्जाम्पल्स
according to your time. Characters are true to life. बताएं कि राइटर ने जो करेक्टर्स दिए हैं वो ट्रू टू लाइफ हैं। जैसा कि ट्रू टू लाइफ का मतलब है कि करेक्टर अपने फलाज और अपने वर्चूज़ के साथ हैं, अच्छाई और बुराई के साथ हैं। जो जिसके अंदर फलाज भी होते हैं, वाइसेस वर्चूज़ दोनों चीज़ें होती हैं, वो करेक्टर ट्रू टू लाइफ होता है। या करेक्टर रोल मॉडल है, जैसे कि जॉन प्रॉक्टर हमारे सामने रोल मॉडल बन जाता है। आर करेक्टर इज पिटिएबल, जॉन प्रॉक्टर रोल मॉडल भी है, ट्रू टू लाइफ भी है, पिटिएबल भी है। कुछ करेक्टर कम्प्लेक्स जैसे आप कह सकते हैं, और क्लियर कट, जैसे कि एबिगेल के बारे में कहा जाता है शी इज़ कम्प्लेक्स करेक्टर, तो आप बता सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपको वो कम्प्लेक्स लगती है तो आप कह सकते हैं ये कम्प्लेक्स करेक्टर है। ये दिलचस्प बात है, जो करेक्टर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं मुझे बिल्कुल कम्प्लेक्स नहीं लगते, क्योंकि मैं उनकी रीजंस तलाश कर लेता हूँ। और मैं कहता हूँ जिस करेक्टर की एक्शन की रीजंस सामने आ जाए तो उसे कम्प्लेक्स नहीं कहना चाहिए। और क्लियर कट करेक्टर हैं, करेक्टर मॉडर्न हैं या कंजर्वेटिव हैं, आप ये डिस्कस कर सकते हैं और इनकी एग्जांपल दे सकते हैं। जो करेक्टर आपको ट्रू टू लाइफ लगता है उसको आप सामने ले आएँ। इसी तरह दूसरा पॉइंट उठाएं कि जो करेक्टर रोल मॉडल के तौर पर सामने है, रबीका नर्स जैसे, उसे सामने ले आएँ। जो पिटिएबल हैं उनको सामने ले आएँ। जो कम्प्लेक्स हैं वो करेक्टर आप डिटेल करें, क्लियर कट हैं वो डिटेल करें। तो आप बताएं कि राइटर ने टेक्निक इस्तेमाल की है, वो उसने वैरायटी ऑफ करेक्टर्स दिए हैं। You should also put over there variety of characters are over there। अच्छा, करेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन में या करेक्टर्स के बारे में या करेक्टर को क्रिएट करने में राइटर का अपना नॉलेज बहुत ज़्यादा काउंट करता है और राइटर का अपना एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है लाइफ के बारे में और लिविंग्स के बारे में। जितना राइटर के पास ज़्यादा नॉलेज होगा, जितना राइटर का अच्छा एक्सपीरियंस होगा रियल सोसाइटी के अंदर, उतना ही करेक्टर अच्छा डेवलप होगा। अब मैं आज एक स्टोरी लिखने बैठता हूँ और स्टोरी में लिखता हूँ कि एक करेक्टर है जी, वो एक फ्लैट में रहता है और सुबह सवेरे जब उठा है तो उसके पास लेटर आया है। उसने अपने पॉइंटेड फिंगर्स के साथ उस लेटर को खोला है और वो हैरान हो गया कि जब उसको वो लेटर उसकी बिलवड की तरफ से आया था और उसने कहा कि मैं यहाँ से किसी और कंट्री में जा रही हूँ और तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम मुझे रोकने की कोशिश ना करो, और मैं दूसरे मुल्क में इसलिए जा रही हूँ ताकि मेरी मोहब्बत ज़िंदा रहे, और आज शाम 4 बजे मेरी फ़्लाइट है और तुम मेरे पीछे ना आना। मैं सपोज ये एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ बैठा कमरे में बैठा। अगर मेरा रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मैंने जाके मार्केट में नहीं देखा, लोगों का रहन सहन नहीं देखा, लोगों से हाथ नहीं मिलाया, उनको ऑब्जर्व नहीं किया, साइकिल चलाने वाले को नहीं देखा, मोटरसाइकिल चलाने वाले को नहीं देखा, साइकिल का काम करने वाले आदमी की साइकिल नहीं देखी, एक शू मेकर की साइकिल नहीं देखी, एक जूता बेचने वाले की साइकिल नहीं देखी, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो देन मैं ऐसे ही कहानी ऐसे ही शुरू करूँगा। मेरे जहन में वही होगा जो आज से 20 साल पहले होता रहा है। अगर मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, लोगों से कांटेक्ट में हूँ, अप टू डेट हूँ रियल लाइफ से, तो देन मैं जब स्टोरी लिखूँगा मैं कहूँगा सुबह सवेरे ये 30 साल जवान जब उठा है तो अपने तकिए के नीचे मोबाइल पर मूंदी हुई आँखों के साथ तलाश किया है मोबाइल को, और मोबाइल पर जो पहला मैसेज उसे आया था या पहली जो उसे ट्वीट आई थी या पहली जो उसे फेसबुक पर जो मैसेज आया था वो ये था कि उसकी वाइफ ने पिक्चर भेजी थी कि तमाम बैग्स उसने उठाए हुए थे एंड शी वाज एट एयरपोर्ट एंड ही वाज स्टन्ड एंड ही वाज वरी एंड जंप लगाया उसने, फ़ौरन मुँह हाथ धोआ, उसने गाड़ी निकाली और फ़ौरन भागा, या उसने टिकट खरीदा वैन का और वो फ़ौरन भागा एयरपोर्ट की तरफ कि ये एयरपोर्ट पर कहाँ, कल शाम को मुझे मिली थी इसी ड्रेस में थी, इट्स मीन दैट शी इज़ गोइंग समवेयर।
और उसे कॉल मिलाना शुरू कर देता है। तो जब मैंने ये स्टोरी लिखी सेकंड वाली, इट्स मीन दैट इज डिपेंड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट लाइफ एंड लिविंग्स। तो मैंने अप टू डेट होकर लिखी। तो यही प्रॉब्लम है हमारे माशरे का, यही प्रॉब्लम है कि अभी तक हमारे यहाँ खत ही आ रहे हैं और गानों में खत आ रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ शुक्र है वो पिजन से जाड़ छूट गई है। तो पहले अब हमारी सोसाइटी माशरे के साथ साथ टेक्निक के साथ साथ आगे नहीं बढ़ी, लेकिन ये हमारा काम है, लिटरेरी लोगों का काम है। हमने इसको मैनेज करना है, हमने हार्मोनाइज करना है जिद्दत को अपने लिटरेचर के साथ, और हमने ही फिर मॉरल्स देने हैं। हमने तो गलतियों को पकड़ना है जहाँ पर गलती है। गलती ये नहीं है कि ईमेल, गलती ये नहीं है व्हाट्सएप, गलती कहाँ पर है? गलती ये है कि जब आप किसी को हार्म पहुँचाएंगे, दैट विल बी द मिस्टेक। हम नए मॉरल क्रिएट करेंगे। नए मॉरल में अगर लड़का लड़की आपस में रजामंद हो गए हैं, फ्रेंडशिप हो गई है, तो हम नया मॉरल देंगे। हम कहेंगे ये शादी हो गई है, सुनो सुनो लोगों, ये दो लोगों ने जो दोस्ती की है ये शादी हो गई है, हमें पता है ये शादी हो गई है। नाउ दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम दोनों को प्रेशर थोड़ा सा देंगे कि भाई ये मॉरलिस्टिक बात ये है कि अब तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं टूटनी चाहिए, तुम लोग इकट्ठे रहोगे, कल में दो पढ़ लो, एक कागज़ साइन कर दो, तुम्हारी शादी अपने अपने घर में रहो। हम ये मॉरल देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कंडेम कंडेम कंडेम। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कंडेम हो जाएंगे। हमने नए मॉरल देने हैं। तो व्हाट्सएप बुरा नहीं हुआ, उसके आगे मॉरल की ज़रूरत थी, वो हमने नहीं दिया। हमें वो मॉरल देना है। व्हाट्सएप ने तो हेल्प की है सही पेयर ढूंढने के लिए, तो ट्रू वाइफ मिल गई जिसको, जिसका जहन हमांग हो गया। अगर उस लड़के ने दोस्ती की है और उसके बाद वो उस लड़की से मिलता है और चार दोस्तों को भी बुला लेता है और उसको वायोलेट करता है और सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, तो देन वहाँ पर फिर हम मॉरल देंगे। भाई फ्रेंडशिप कर रहे हो तो उस वक्त जब लड़के से मिलने के लिए जा रहे हो तो फेसबुक पर अपडेट करके जाओ, मदर को भी, फादर को भी, भाई को भी, तमाम दोस्तों को फेसबुक पर अपडेट देकर जाओ कि आप वहाँ जा रहे हैं। आप 15 पर भी अपडेट आपकी जाएगी, आपकी उस मुतलका रेलवे, उस मुतलका पुलिस स्टेशन में भी आपकी जाएगी, और स्टेट के पास भी आपकी अपडेट जाएगी कि आप इस वक्त वहाँ पर हैं। सो ये नया मॉरल है ना। वो तो मॉरल नहीं है कि कंडेम कर दो। कंडेम आप नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम मौलवी साहब की जेब में मोबाइल है, कंडेम उस वक्त होगा कि मोहतरम मौलवी साहब जेब से मोबाइल बाहर फेंक देंगे। वो नहीं फेंक सकते, मजबूरी बन गई है। तो फिर आप नए मॉरल क्रिएट करें, और नए मॉरल सेंसेस वो विटी लोगों ने देने हैं, ब्रेन लोगों ने देने हैं, और आप लोग हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, आपने ये देखना है कि राइटर का मोटो क्या है। राइटर ने मोटो क्या दिया है। वो जब ये सारी राइटिंग लिख रहा है, मोटो ऑफ राइटर बाय मैच्योरिटी और ट्रेजेडी ऑफ अ करेक्टर। जब एक करेक्टर की ट्रेजेडी हुई है तो राइटर का इस ट्रेजेडी से क्या मकसद है, वो माशरे को क्या बताना चाहता है। करेक्टर ट्रेजिक हो गया है तो ऐसा दोबारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दैट इज राइट और रॉन्ग। अगर करेक्टर की मैच्योरिटी हो गई है, करेक्टर मैच्योर हो गया है, बेहतर हो गया है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि राइटर अपने करेक्टर को मैच्योर करके एक मॉडल के तौर पर पेश करना चाहता है, एक एग्जाम्पल देना चाहता है कि यस, हमें बेहतरी की तरफ मूव करना चाहिए। सो that was the art of characterization. You can do it better than me. I hope that you can do it better than me. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. This drama was highly difficult, and this drama was highly bore. But there was a theme. Theme was good, but there was nothing to discuss.
डिस्कस करने के लिए यकीन कीजिए कुछ नहीं था। अगर सिर्फ और सिर्फ वहीं वो एक इवेंट पढ़ लेते हैं, कौन सा विच ट्रेल का जो ओरिजिनल हुआ था एक पैराग्राफ में, और एक इवेंट हम पढ़ लेते हैं वो जो 1950 में हुआ था, बस ये दोनों इवेंट पढ़ के हम जितना सेंस गेन कर लें, ओके जी माशरे में इस तरह के ट्रेल्स नहीं होनी चाहिए, दैट वाज इनफ। कुछ भी डिस्कस करने के लिए मेरे पास नहीं था। आई हैव, और कैरेक्टर्स इतने कंफ्यूजिंग थे इस नावल के अंदर, इतने कंफ्यूजिंग थे कि एक कैरेक्टर को जहन में रखते थे, दूसरा कैरेक्टर भूल जाता था। तो इस कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करना बहुत अहम काम था। आई हैव सॉट अलॉट, मैंने 3-4 मरतबा अपनी चाय ख़राब कर ली, चाय सुखा ली, मैंने खाना अपना ख़राब कर लिया। मैं सोच रहा था मुसलसल व्हाट शुड बी द न्यू टेक्निक, किस तरह से ये इस ड्रामा के कैरेक्टर्स बच्चों के अंदर मजबूती से कायम रहें। फिर मैंने अब्यूज़ इस्तेमाल की, गालियाँ इस्तेमाल की, किसी को मैंने कैसे अल्फाज से किसी का कहा कि इसका पेट नहीं ठहरता, ये फटनम है, और किसी को कहा कि ये किताबें पढ़ती थी मार्था, उस पर हंसी की। किसी को मैंने गायल स्कोरे कहा कि जी वो गला फाड़ फाड़ के बोलता है। तो मैंने 7 लफ्ज़ों को इकट्ठा करके मैंने नेचुरल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपके जहन में करैक्टर बैठ जाएं किस तरह से। सो डोंट माइंड माई दिस आउटस्पोकन, इस आउटस्पोकन को माइंड नहीं करना, ओनली ये टेक्निक थी आपको याद रखवाने के लिए, आपको याद कराने के लिए। इस गाने में इतनी बोरियत थी, सॉरी इस गाने में कहता हूँ, इस ड्रामे में इतनी बोरियत थी कि मुझे कुछ और टेक्निक जैसा कि कन्वर्सेशनल स्टाइल मुझे अपनाना पड़ा इसके अंदर। मुझे कोई इसके अंदर थोड़े से म्यूज़िकल एलिमेंट रख दिए मैंने। तो ये म्यूज़िकल एलिमेंट को भी आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि हम पढ़ते ही म्यूज़िक हैं, हम सॉन्ग्स तो पढ़ते हैं, हम ड्रामे ही पढ़ते हैं, हम फिल्में ही पढ़ते हैं ना, हम क्या पढ़ते हैं, हमारा ये सब्जेक्ट है। तो फिर हम गाने तो हम गाएंगे, गाने मैं भी गाऊंगा, आप बेशक शर्माएं, क्योंकि मेरा टॉपिक ही यही है, हमारा टॉपिक भी यही है। ये बिल्कुल ऐसी बात होगी एक शख्स कारपेंटर की शॉप पर जाए और कारपेंटर का काम सीखे और फिर कहे मुझे लकड़ी से बहुत नफ़रत है, मुझे दरवाज़ों से तो बिल्कुल नफ़रत है, और बेड, मैं कहता हूँ बेड तो होने नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे होगा। अगर आप पोएट्री और ड्रामाज और नावल पढ़ने और फिल्में पढ़ने आ ही गए हैं, तो फिर ये सॉन्ग्स भी हमारा हिस्सा हैं, म्यूज़िक हमारा हिस्सा है। तो हमने इसको डिस्कस करना और इसी के ज़रिए अपनी रूह को और माशरे को सिविलाइज करने की कोशिश करनी है। यू आर नॉट अलोन वन, अ वर्ल्ड इज़ विद यू। सो नाइस ऑफ यू वंस अगेन, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ and don't mind my outspoken and the new techniques. Bye bye. मुझको कदम कदम पे भटकने दो आइज़ो, मुझको कदम कदम पे भटकने दो आइज़ो, मुझको कदम कदम पे, मुझको कदम कदम पे भटकने दो आइज़ो, तुम अपना कारोबार करो, तुम अपना कारोबार करो।
खुदी